दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिले संवाद के इस खास अंक में आपका स्वागत है। बिहार की काफ़ी आलोचना होती रहती है, लेकिन ये सच है कि सामाजिक न्याय का जब पहलू आता है तो उत्तर भारत में, हिंदी हार्टलैंड में अगर कोई रास्ता दिखाता है सामाजिक न्याय आंदोलन को, तो वो बिहार ही है। इस मामले में अंग्रेजी की वो कहावत बिल्कुल सही उतरती है, बिहार शोज द वे। ठीक वैसे ही जैसे दक्षिण का मामला आता है तो तमिलनाडु और केरल सामाजिक न्याय और समता का रास्ता दिखाते हैं, रोशनी दिखाते हैं। तो बिहार उन स्टेट्स में है देश के, और उत्तर भारत में तो शायद इकलौता प्रदेश है। दक्षिण में तो केरल और तमिलनाडु है, लेकिन उत्तर में गिनिए तो आप सिर्फ बिहार को पाएंगे जहां से सचमुच सामाजिक न्याय और समता की एक आवाज़ बुलंद होती है, और हमेशा से होता रहा है। ये कोई पहली घटना नहीं है जब नीतीश कुमार की सरकार ने जातिवार सर्वेक्षण के आधार पर 75% आरक्षण को बाकायदे नोटिफाई करा दिया। दोस्तों 2 अक्टूबर को जो रिपोर्ट आई और नीतीश कुमार ने एक आंकड़ा पेश कर दिया आबादी का, लेकिन इंतजार था पूरी रिपोर्ट का कि आखिर इस रिपोर्ट में है क्या। और वो वंडरफुल रिपोर्ट 7 नवंबर 2023 को विधानसभा में पेश कर दी गई। उसके बाद इंतजार किया जा रहा था कि अब क्या होगा, लेकिन कुछ ही दिन के अंदर, कुछ ही घंटों के अंदर मंत्रिमंडल ने ये तय कर लिया कि हमको इस सीमा को आरक्षण की बढ़ाना है। इस सर्वेक्षण की रोशनी में ये काम बहुत तेजी से हुआ और 75% आरक्षण की सरहद तय कर दी गई। और दोस्तों मंगलवार को नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार ने उसका गजट नोटिफिकेशन भी करा दिया, यानी वो लागू हो गया। अब 75% जो आरक्षण है वो बिहार में लागू है। अब आपको मैं एक छोटा सा खाका पेश कर देता हूं कि इससे किस वर्ग को क्या मिल रहा है। दोस्तों बिहार में जो आबादी के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये काफ़ी बेहतर फार्मूला एडॉप्ट किया है सरकार ने। अत्यंत पिछड़ी बिरादरी को, समुदाय को 25% मिला है आरक्षण। एक्सट्रीम बैकवर्ड कम्युनिटी जिसे कहते हैं, इनकी जो आबादी बिहार के संपूर्ण उसमें है अत्यंत पिछड़ा वर्ग की 36.01% है, और इनको आरक्षण दिया गया है 25%। पहले कितना था? 18%। और बैकवर्ड कम्युनिटी जिसको ओबीसी कहते हैं, उसकी पूरे बिहार में आबादी है 27.12%। इनको कितना दिया गया है? इनको दिया गया है बैकवर्ड कम्युनिटी को 18% आरक्षण। इनकी पहले जो इनको आरक्षण था वो 15% था, यानी कल से पहले तक। शेड्यूल कास्ट की आबादी बिहार में है टोटल 19.65%। इनको मिला है 20%, आबादी से थोड़ा सा ज़्यादा, और पहले 16% था। पहले इनका 16% था। अनुसूचित जनजाति को की आबादी है बिहार में 1.68%। इनको मिला है इनको मिला है 2% आरक्षण, यानी पहले 1% था, अब 2% हो गया। और शेड्यूल कास्ट का पहले 16% था, 20% हो गया। और जो अपर कास्ट के सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं, जिनको EWS कहा गया और जिसको लेकर काफ़ी विवाद हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव किया, उनको 10% रिजर्वेशन बिहार में बरकरार रहेगा। तो इस तरह से टोटल 75% हो गया। 65 और 10, 75%। 25% जो बचती हैं सीटें, वो आरक्षण मुक्त होंगी, यानी आरक्षण उसमें नहीं होगा। उसमें ज़्यादातर देश में, ज़्यादातर प्रदेश में, जितने प्रदेश हैं या देश की बड़ी सेवाएं हैं, उसमें अपर कास्ट को ही एक तरह से
माना जाता है कि उन्हीं का एक तरह से आरक्षण है व्यावहारिक स्तर पर। उसमें ज़्यादातर वही लोग आते हैं, क्योंकि बैकवर्ड कम्युनिटी के लड़के अगर कंपीट भी करते हैं जनरल कैटेगरी में तो उनको ओबीसी में डाल दिया जाता है। ये एक अजीब तरह की प्रैक्टिस है, हालांकि ये इल्लीगल है, लेकिन ये अनेक राज्य इस तरह का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में तो ये एक सिलसिला सा बन गया है। तो दोस्तों, ये तो फैक्ट्स की बात हुई कि जो मैंने आपको अभी सुनाया है कि एक ऐतिहासिक कदम उठाया है बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार ने, जो सोचा नहीं गया था। अब इसका अर्थ क्या है, भारत की राजनीति के लिए इसका क्या अर्थ है? दोस्तों, मैं समझता हूं कि बिहार के इस कदम को एक तरह से माना जाए कि जनवरी महीने से जो भारतीय जनता पार्टी इस देश में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, जो एक धार्मिक उन्माद और उफान का बवंडर खड़ा करना चाहते हैं, और आप जानते हैं अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है जनवरी महीने में, और कोशिश पूरी होगी इन संगठनों के द्वारा, बीजेपी के या बजरंग दल या विश्व हिंदू परिषद, कि वो जो एक बवंडर पैदा करें धार्मिक उन्माद का, वो इलेक्शंस तक कंटिन्यू रहे, यानी लोकसभा चुनाव तक उसकी गर्मी, उसकी हवा और उसका इम्पैक्ट वो लगातार लोगों के ऊपर उसका एहसास होता रहे। ऐसे में इसकी क्या काट है? विपक्ष की तरफ से अगर देखा जाए तो क्या काट है? मैं समझता हूं कि बिहार ने अयोध्या में जनवरी में जो होगा, एक तरह से प्रीएम्प्ट करके बिहार के नेताओं ने शायद यह काम नवंबर में कर दिया, और ये इतना सॉलिड और इतना ठोस है। देखिए, आमतौर पे धार्मिक उन्माद या धार्मिक उन्माद से प्रेरित बहुत सारी जो पॉलिसीज होती हैं, बहुत सारे जो फैसले किए जाते हैं, बहुत सारी जो टेम्पररी एक लहर पैदा की जाती है समाज में, वो वाकई टेम्पररी होती है, लंबे समय तक नहीं चलती। अब आप देख लीजिए, कई ऐसी घटनाएं हैं। हमको याद है कि जब शिलान्यास हो रहा था उस वक्त कैसी एक लहर पैदा की गई। अभी हाल के दिनों में हमने देखा था बजरंग दल के लोगों ने तरह तरह के जुलूस निकाले, उन जुलूसों में उपद्रव हुए, बहुत सारे झगड़े हुए, फसाद हुए, लेकिन क्या निकला? क्या वो एक परमानेंट बन सकता है? क्या वो एक परमानेंट प्रक्रिया, एक स्थायी प्रक्रिया बन सकता है? क्या लोगों के दिलों में कोई एक मूल्य की तरह वो स्थापित हो सकता है, एक विचार के तौर पे? हमने देखा कि कुछ स्टेट्स में माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों के घरों पर खास तौर पे जब छापेमारी होती थी या उन पर कोई आपराधिक मामला चलता था, तो उनके पूरी बिल्डिंग्स को डिमोलिश कर दिया जाता था, वो वहाँ पर वो ले जाकर बुलडोजर। तो बुलडोजर एक प्रतीक बन गया कई स्टेट्स में। लेकिन क्या बुलडोजर की वो कल्चर, जिसका एक समय बहुत ही शोर था, क्या वो लोगों के दिमागों में, लोगों के मन में, क्या वो एक स्थायी मूल्य बन सकी? क्या वो एक 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 प्रतीक के तौर पे राजनीति के या एक विचार के, क्या वो लोगों के मन में घर कर गई? नहीं हुआ। जैसे एक पैदा किया गया था कि भाई बुलडोजर 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 कल्चर, उसको लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। दरअसल अब कोई बुलडोजर की बात नहीं करता है। यदा कदा बुलडोजर अगर होता है कोई, तो उसको लोग अच्छी निगाह से अब नहीं देख रहे हैं। शुरू में एक उन्माद पैदा कर दिया गया था उसके साथ, लेकिन अब नहीं। अब इस बीच में कुछ और चीज़ें चल रही हैं, हलाल फलाल कुछ पता नहीं क्या क्या हो रहा है। अब उसका कितना असर पड़ेगा मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर न्याय की बात हो, समता की बात हो, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, पेंशन की बात हो, अगर लोगों को वाकई बेनिफिट्स दिए जाएं, जैसे नरेंद्र मोदी की सरकार अनाज दे रही है गरीबों को और 80 करोड़ लोगों को दे रही है, उसका इम्पैक्ट पड़ता है। मैं तो कह रहा हूं इस सरकार के उस कदम की, मैं इस मामले में कह रहा हूं कि इम्पैक्ट वाला है वो। अब ये अलग बात है कि वो चुनावी कारणों से हो रहा है, लोगों को जरूरत अनेक लोगों को नहीं है। मैं आपको एक रिपोर्ट स्वयं अपनी लिख चुका हूं अखबारों में और मैगजीनों में, और मैंने देखा कि मैं एक बार उत्तराखंड के रामगढ़ इलाके में गया
और वहाँ पर मैं राशन की दुकान के सामने खड़ा होकर लोगों से बातचीत करने लगा। मैं पूछने लगा कि आप तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, ठीक ठाक लग रहे हैं, आप ये अनाज क्यों ले जा रहे हैं? वो अपने साथ एक सज्जन जो थे वो बहुत सारा सामान बोरे लेकर आए थे और झोले लेकर आए थे। उसमें सामान लादा जा रहा था। परिवार बड़ा रहा होगा। वो अपने साथ एक मजदूर नुमा एक लड़का भी लेकर आए थे, यंग लड़का था। मैंने उनसे पूछा ये कहाँ ले जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं ले जा रहा हूँ अपने घर, और फिर इसमें से बहुत सारी चीज़ें बिक जाती हैं, बहुत आराम से कुछ पैसे मिल जाते हैं। तो हमारा कहना है कि उस योजना का दुरुपयोग भी कितना हो रहा है, जिसको ज़रूरत नहीं है उसको भी मिल जा रहा है और फिर वो बाजार में बेच देता है। तो इम्पैक्ट तो है उसका, लेकिन उसका इंडियन इकॉनमी के लिए और पूरे भारतीय समाज के लिए उसका कितना लाभ और कितना घाटा है वो एक अलग विषय है। तो मेरा ये कहना है कि सामाजिक न्याय, समता, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये जो चीज़ें होती हैं ये लोगों के मन में स्थायी हो जाती हैं, ये शासकीय मूल्य बन जाती हैं, ये एक विचार के तौर पे लोगों को पसंद आती हैं। अब जैसे पेंशन का मुद्दा जो ख़त्म कर दी गई थी, अब लोग ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में लगातार दलील दे रहे हैं, और ये हर जाति, हर बिरादरी, ये कोई हर धर्म, मान लीजिए कोई बात आप पैदा करते हैं सांप्रदायिक स्तर पर तो वो कुछ ही लोगों तक जाती है, लेकिन पेंशन का मसला धर्म और जाति की दीवारों को फांद करके चारों तरफ फैल जाती है। तो इसी तरह से मेरा कहना है कि जो सामाजिक न्याय का पहलू है, जो देश की 80% से ज़्यादा आबादी को प्रभावित करता है, तो ये 80% से ज़्यादा लोगों को जो प्रभावित करने वाली चीज़ है, अगर वो समाज में गहरे स्तरों पर बैठ जाती है लोगों के दिमाग में, उनके मन मिजाज में, तो जाहिर है आप मंदिर मस्जिद के नाम पर जितनी बातें पैदा करेंगे, जितना बवंडर पैदा करेंगे, जितने अभियान चलाएंगे, उसका असर शायद नहीं पड़ेगा, खासकर उन समाजों में जहां सामाजिक न्याय की पहले से एक नींव है आंदोलन की, या उसकी एक ताकत है राजनीतिक तौर पे। तो ये मुझे लगता है बिहार ने राष्ट्रीय राजनीति के समक्ष इस मुद्दे को पेश जरूर कर दिया है। अब देखना है कि दूसरे प्रदेश इसको कितना फॉलो करते हैं। लेकिन चूंकि राहुल गांधी ने और मल्लिकार्जुन खड़गे ने, ये पहली दफा है कांग्रेस हिस्ट्री में, पहली दफा है कि कांग्रेस के टॉप लीडरशिप ने सामाजिक न्याय को अपना एक महत्वपूर्ण आयाम, एक महत्वपूर्ण अपनी राजनीति का आयाम बनाकर पेश कर दिया है। और ये रायपुर में कांग्रेस का जो राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था कुछ महीने पहले, उसमें तय हुआ था। इसके पहले भी राहुल गांधी बोलते रहे, और आज की तारीख में देखिए कमलनाथ जैसे नेता की अगुवाई वाली जो कांग्रेस कमेटी मध्य प्रदेश की है, उसने भी सामाजिक न्याय के पक्ष में मैनिफेस्टो में अपने डाल दिया था। भूपेश बघेल ने तो डाला ही था अपने मैनिफेस्टो में छत्तीसगढ़ में, और राजस्थान में भी वो जातिवार जनगणना के पक्ष में उन्होंने डाला है। उनका भी कहना है कि वो कराएंगे, अशोक गहलोत साहब। तो कांग्रेस पूरे देश में इस मुद्दे को आगे ले जा रही है। अब तेलंगाना के मैनिफेस्टो में ओबीसी का केवल सर्वेक्षण की बात की गई है, मुझे लगता है वो उचित नहीं है, उसको सुधारा जाना चाहिए। बहरहाल असल मुद्दा है कि कांग्रेस पार्टी सामाजिक न्याय के उसूलों और एफर्मेटिव एक्शन के पक्ष में अतीत में कभी इतनी साफ नहीं थी, कभी इतनी सुसंगत नहीं थी, जैसी राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के दौर में आज उभर कर सामने आई है। मैं ये देख रहा था आज अखबारों में कि राहुल गांधी के अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे ने नरेंद्र मोदी जी पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर सामाजिक न्याय के इशू पर ही जमकर हमला किया है, राजनीतिक हमला किया है। और उनका कहना है कि भाई ये मोदी जी बोलते हैं कि मैं पिछड़ा हूं, तो आप पिछड़े हैं तो आप जातिवार जनगणना से बचते क्यों हैं? अगर आप पिछड़े वर्ग से आते हैं तो ऐसा कोई कदम उठाने की मांग अगर हो रही है जिससे कि पिछड़े वर्ग, दलित वर्ग, उत्पीड़ित वर्ग, सामाजिक रूप से पिछड़े लोग जो हैं उनको अगर फायदा हो सकता है, होना और जरूरी है, न्यायिक है, तो आप उस मांग को अनसुनी क्यों करते हैं, उसको खारिज क्यों करते हैं? ये प्रश्न मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी जी के सामने उठाकर बड़ा एक, मैं समझता हूं कि उनके सामने संकट पैदा कर दिया है। इसका किसी बीजेपी के प्रवक्ता ने अब तक जवाब नहीं दिया है। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह से लेकर नड्डा जी और जितने प्रवक्ता बीजेपी के हैं, मैं कई दिनों से सुनना चाहता हूं कि आखिर वो इसका जवाब दें
कि अगर वो दलित ओबीसी के पक्ष में हैं तो जातिवार जनगणना की मांग से वो कट क्यों रहे हैं, उसको खारिज क्यों कर रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों बिहार ने उत्तर भारत में हिंदी हार्टलैंड में जो एक ये माहौल पैदा कर दिया है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार ने, मैं समझता हूं कि वो ऐतिहासिक परिघटना बन सकता है ये फैसला, बशर्ते कि दूसरे राजनीतिक दल और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज भी उसके मूल्यों को आगे बढ़ाएं, उस विचार को आगे बढ़ाएं। और उत्तर प्रदेश राजनीतिक रूप से मुझे तो इस समय विपक्षी राजनीति की दृष्टिकोण से अगर मैं कहूं तो काफी बंजर सा दिखाई दे रहा है। वो उर्वर नहीं है, उसमें हरियाली नहीं है, लगता है जमीन में पानी सूख गया है, वो रेगिस्तान सा बन गया है। मतलब अगर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां बीजेपी का शासन है और जहां धार्मिकता अपनी जगह है, बल्कि धार्मिकता के नाम पर सांप्रदायिकता को एक राजनीतिक एजेंडे के तौर पे स्थापित कर दिया गया है, उसको अगर चुनौती देना है तो आपको मानवीय स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर व्यापक सामाजिक मूल्यों और मानवीय मूल्यों को लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा। और बिहार ने वो रास्ता दिखाया है कि वो सामाजिक न्याय का रास्ता है। तो दोस्तों आज इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।